नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ शोबों के हवाले से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं इस खुसूसी शो हालात हाजरा की वसातत से। अक्सर बेशतर हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, हम बात करते हैं तालीम के हवाले से, और आज हम बात करना चाहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले से। आपको बताना चाहेंगे कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महकमा है ये दो शोबों पर मुश्तमिल है। इसका एक शोबा है J&K एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और इसका दूसरा शोबा जो है वो है जम्मू कश्मीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल। इस महकमे की कौन सी कारकर्दगी है, इसकी कौन सी एक्टिविटीज हैं, चूंकि आप बखूबी वाकिफ है, आप जानते हैं कि जो भी यहां पे जम्मू कश्मीर यूटी में LG जनाब मनोज सिन्हा साहब की सरपरस्ती में जितने भी इनिशिएटिव्स मुख्तलिफ महकमों में लिए जाते हैं उनकी जानकारी हम इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक पहुंचा देते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे में क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, वो आज हम इस खुसूसी शो के जरिए आपको बताना चाहेंगे। आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे, आपने हाल ही में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का जो मन की बात प्रोग्राम आपने सुना होगा, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि अपने घर जो है, अपने घरों की छतों पर आप सोलर पैनल जो है उसको नस्ब कीजिए और तवानाई को बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ इकदाम आप उठाइए। यहां पे जो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल और हमारे यहां पे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल किस तरह का होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए यह श्री सौरभ भगत जी, जो कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। आपका जनाब वेलकम है, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। श्री सौरभ भगत जी, चूंकि जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का जिक्र किया, लोगों को स्ट्रेस दिया कि जो सोलर पैनल्स है वो आप अपने मकानों के छतों पर लगाइए। और हाल ही में जो आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम साइंस एक्सपो जो आपने यहाँ पे मुनक्किद किया इसके ICC में, जिसमें ऑनरेबल जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, या वहाँ पे जो DBT और DST के जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं वो भी इसमें आए, उन्होंने भी उसमें शिरकत की। आपको हम बधाई देना चाहेंगे आगाज में इस प्रोग्राम की वसातत से इस तरह के शोज मुनक्किद करने के हवाले से। शुक्रिया। आपने जिस तरह से बताया कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो एक हमारे देश को या फिर हमारी जो रियासत को दुनिया में एडवांस नेशंस या एडवांस स्टेट की पायदान में लाने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है एनर्जी का जी। और आपको पता है कि हिंदुस्तान आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर। और एक बहुत बड़ा टारगेट हमें दिया गया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। पहले एक टारगेट हमें दिया गया था 2015 में कि लगभग हमें 175 गीगावाट बिजली को बनाना है। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 160 गीगावाट हमने आज तक बिजली बना ली है। उसके बाद जो अगला पायदान हमने तय किया है वो 2030 के लिए तय किया है। इसमें 280 गीगावाट बिजली बनानी है हमको सोलर से और लगभग 140 गीगावाट विंड पावर से। कुल मिलाकर 450 गीगावाट का एक एम्बिशियस टारगेट बनाया गया है। ये टारगेट बनाने का पर्पज ये है कि हमारी जो ना सिर्फ हम एनर्जी के प्रोड्यूसर हैं बल्कि हम 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। और जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होगा, हम अर्बनाइज करेंगे और हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और रिन्यूएबल एनर्जी जिसके अंदर हम विंड एनर्जी को इंक्लूड करते हैं, सोलर को करते हैं, हाइड्रो को करते हैं, बायोमास को करते हैं और रिसेंटली हाइड्रोजन को करते हैं। इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से, हमारे LG साहब की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लगातार एक पुश है। और उस काम को J&K स्टेट में हमारा जो डिपार्टमेंट है जकीडा वो देखता है। किस तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इंडिया एंड अगर हम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, किस तरह की इसमें वो रेलेवेंस है एंड व्हाट इज द RPO ऑब्लिगेशन इन दिस रिगार्ड? जी, जो रिन्यूएबल पावर परचेज एग्रीमेंट ऑब्लिगेशन। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
रश नहीं है बेस्ट, पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या। हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। है ये एक तरह से एक इस तरह का कानूनी सेटअप है कि जो हमारे JERC होते हैं, जॉइंट एनर्जी रेगुलेटरी कमीशंस, वो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एक टारगेट देते हैं। तो हमारे जो भारत का जो टारगेट है वो 24.61% टारगेट है 2022 का, मतलब 24% बिजली जो है हमें रेन्यूएबल से बनानी है। इसके अंदर जो लायन शेयर है, जो बड़ा शेयर है 23% से भी ज्यादा, ये हमारी सोलर एनर्जी से बनानी है, साथ में हमें हाइड्रो से बनानी है और बायोमास से बनानी है। और थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है इसमें इस बार विंड और हाइड्रोजन को दिया गया है। तो मीनिंग देर बाय की जो सबसे ज्यादा हमारा थ्रस्ट एरिया है वो हमारा सोलर एनर्जी है और हाइड्रो पावर है। श्री सौरभ जी ये बताइए, चूंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो हमारी सरकार है, चाहे अगर हम बात करेंगे मरकजी सरकार की या यहाँ पे LG एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो मुख्तलिफ किस्म के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। आपने जो हाल ही में बहुत बड़ा प्रोग्राम देखा होगा, जो जन अभियान प्रोग्राम चला, यानी जो लोग हैं, लोगों के घरों तक ही सरकार गई, एडमिनिस्ट्रेशन गई और उनके मामलात जो हैं, मसाइल जो हैं, उनको हल किया जाता है। और इसी तरह से वहाँ पे सेंटर की तरफ से भी यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स आते रहे। आपका जो कंसर्न मिनिस्टर है वो भी रिसेंटली, जैसा कि हमने जिक्र किया, वो भी यहाँ पे आए, साइंस एक्सपो में उन्होंने यहाँ पे किया। लेकिन बहुत सारी स्कीम्स को हमारे वजूद लाया गया यहाँ पे लोगों के फायदे के हवाले से। हम जानना चाहेंगे आपसे कि वो किस तरह की स्कीम्स है जो आपका डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलरली फॉर दिस रिन्यूएबल एनर्जी। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। एक मुहिम है भारत सरकार की जिसके तहत सारे यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं वो स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का विजिट करते हैं। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री या फिर हमारे जो एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के मंत्री, बायोटेक्नोलॉजी मंत्री, वो भी यहां विजिट करके गए। इसी तरीके से जो बैक टू द विलेज 4 है, उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी AK मेहता साहब की तरफ से एक हमें टारगेट दिया गया था सभी सेक्रेटरीज को कि हर गांव तक जो हमारी अच्छी स्कीमें, प्रधानमंत्री स्कीमें हैं, खासतौर पर सोलर और विंड एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की, उनको हर गांव तक उसको पहुंचाया जाए। और एक बहुत बड़ी मुहिम अभी रिसेंटली खत्म हुई है। इसके बाद एक और मुहिम हमारी चलाई जाएगी जिसको हम माई टाउन माई प्राइड कहते हैं। उसमें अर्बन एरियाज के अंदर भी इसको पहुंचाया जाएगा। आपने स्कीमों के बारे में कहा, तो सबसे जरूरी जो हमारी स्कीम है वो हमारी रूफटॉप सोलर स्कीम है। इस स्कीम के तहत जो भी हम रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगाते हैं उसके लिए 65%, 65% सब्सिडी मरकज की तरफ से आती है। इसमें कुछ सब्सिडी मरकज से 40% है और रिमेनिंग 25% हमारी सरकार देती है। तो कुल मिलाकर बेनिफिशियरी को सिर्फ 35% रकम खुद देनी पड़ती है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बेनिफिशियरी जब अपना 35% शेयर देता है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 100 डेज हमारे डिपार्टमेंट का ऑब्लिगेशन होता है कि हमें उसको प्लांट को वहां लगा देना है। इसमें प्लांट 1 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक हो सकता है और इस प्लांट की जो लाइफ है वो 25 साल की है। मतलब 25 साल तक जो बेनिफिशियरी है लगातार उसको मुसलसल बिजली मिलती रहेगी। और हमने अपना कैलकुलेशन किया है तो इस स्कीम के तहत 4 साल के अंदर उसका जो पूरा जो बेनिफिशियरी शेयर वो जो पे करता है वो उसको ऑटोमेटिकली पे बैक हो जाता है। तो मीनिंग देयर बाय कि रिमेनिंग जो उसको लगभग 21 साल के लिए उसको मुफ्त बिजली मिलेगी। और जो नेट मीटरिंग की जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके तहत अगर मान लीजिए उसका घर बंद है और वो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो बिजली हमारे सर्किट में चली जाएगी और उसको उसका क्रेडिट मिलेगा। ही विल ओव इट टू द गवर्नमेंट। तो बड़ी खूबसूरत और अच्छी स्कीम है। और इसके अंदर JNK के अंदर पूरे हिंदुस्तान में 40% सब्सिडी है, पर यहां 65% सब्सिडी दी गई है ताकि स्कीम को पुश किया जा सके। सौरभ जी ये बताइए, आपके जैसा हमने अभी बात की, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मन की बात प्रोग्राम की जो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने अभी आपने बात की कि रूफटॉप के हवाले से, और आपने ये भी कहा कि वो क्रेडिट उसमें जाता है। जैसे अगर किसी की बिल है, किसी का बिल अगर 2000 है, उसमें कमी हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो उसमें मन की बात प्रोग्राम में जो जिक्र हुआ, यहाँ पे एक बेनिफिशरी है जो पेशे से डॉक्टर रह चुकी हैं, रिटायर्ड है इस वक्त, तो उनका जिक्र भी हुआ उसमें। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में किस तरह का सिनेरियो है इस हवाले से कि जो लोग जो है किस तरह से इसका फायदा ले रहे हैं, और उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव सिनेरियो है, क्योंकि जितनी भी हमारी जो आबादी है जम्मू या श्रीनगर की वैली की, काफी अवेयर सिनेरियो है और सभी लोग चाहते हैं इसका बेनिफिट उठाना। इस स्कीम में थोड़ा सा अनॉमली था, यहाँ पे कुछ सब्सिडी लेवल कम था, उसको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मनोज सिन्हा जी का कि उन्होंने 25% एक्स्ट्रा सब्सिडी देके इसको बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है। और अब इस अट्रैक्टिवनेस के कारण वैली के अंदर हमारे पास 1000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं रूफटॉप की, और इसमें हम ना सिर्फ श्रीनगर को बल्कि जितने भी हमारे छोटे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, हर जगह हम इस स्कीम का बेनिफिट दे सकते हैं। तो अभी हमारे पास इमीडिएटली 20 मेगावाट का अप्रूवल है वैली के लिए, और साथ ही साथ हमारे पास जम्मू में हमारा एक सोलर सिटी बन रहा है। तो हिंदुस्तान में हर जगह एक सोलर सिटी आइडेंटिफाई किया गया, हर स्टेट में। तो जम्मू को सोलर सिटी डेजिग्नेट किया गया, वहां के लिए 200 मेगावाट, क्योंकि बहुत बड़ी एक स्कीम है, लगभग 2000 करोड़ की स्कीम है, ये भी इसका भी सैंक्शन हो गया है। तो हम लोग किसी भी विलेज में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में जो भी अप्लाई करेंगे, जैसे ही वो अपना 35% शेयर देंगे, हम विद इन अ पीरियड ऑफ 100 डेज उनके यहां ये प्लांट लगा देंगे। चूंकि आपने जैसे बात की रूफटॉप टेक्नोलॉजी के हवाले से, अगर आप इनिशिएटिव्स की तरफ अगर हम देखेंगे कि जो मरकजी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फोकस रहा है हर एक शोबा, यानी समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी शोबे हैं, उन शोबों की तरफ खास ध्यान दी जाती है, खास तवज्जो दी जाती है। अब जो आपका महकमा है सौरभ जी, ये बताइए कि हमारे पास जो एक तबका है वो है किसान तबका, क्योंकि किसान तबके के हवाले से जो सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए, बहुत सारी स्कीम्स जो है, बहुत सारी स्कीम्स को हमारे वजूद लाया गया। अगर हम डिपार्टमेंट को देखेंगे, जो वो डिपार्टमेंट है उनका, वहां पर भी उनके हवाले से बहुत सारी स्कीम्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में भी किसानों को वहां पे स्कीम्स जो है फायदा उठाने के लिए कहा गया। क्योंकि जो हमारा अब महकमा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, इरिगेशन फॉर फार्मर्स के हवाले से किस तरह की स्कीम है, किस तरह के स्टेप्स हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें प्रधानमंत्री जी के खास तौर पे जो इस बार इस टर्म के शुरुआत में एक स्कीम बनाई गई जिसका नाम है पीएम कुसुम। पीएम कुसुम का कॉन्सेप्ट ये था कि जितना भी हमारा कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर क्षेत्र है, वहां पर कहीं पे अश्योर्ड इरिगेशन नहीं होता है, कहीं पे हमारा ग्रिड फेलियर हो जाता है, कभी हमारा मौसम जब खराब होता है, ग्रिड फेलियर के कारण फार्मर को जब पानी चाहिए उस वक्त उसको पानी नहीं मिलता है। तो इस सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक नई स्कीम बनाई गई जिसका नाम था पीएम कुसुम। ये पीएम कुसुम 3 तरह की स्कीम है। इसमें पीएम कुसुम ए, पीएम कुसुम बी और पीएम कुसुम सी है। जो पीएम कुसुम ए स्कीम है वो इनफैक्ट एक फार्मर को एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने वाली स्कीम है। एक फार्मर है जिसके पास दूर दराज इलाके में रकबा है, वो अपने रकबे के ऊपर प्लांट लगा सकते हैं अप टू 2 किलोवाट, और वो जो बिजली है वो डिस्कॉम को बेच सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। इस स्कीम के तहत ऑलरेडी हम लोगों ने यहां टेंडरिंग की और लगभग हमें 13 इसमें प्रपोजल आ गए हैं। हमारा 20 मेगावाट का टोटल प्रपोजल है, हमें 17 मेगावाट के प्रपोजल आ गए और इस पे हमारी डिस्कॉम से बात हो रही है। तो वो सारे फार्मर जो हैं जो ये अप्लाई करेंगे, ये बिजली बनेगी और ये पसमंदा रिमोट एरियाज के अंदर वही लोकली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके अलावा जो पीएम कुसुम बी स्कीम है, उसके तहत जहां पर भी डीजल पंप्स हैं या फिर जहां पंप्स नहीं है, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे कश्मीर में हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, जिस इलाकों में सेब या हमारे बाकी जो इलाके हैं, या हम फ्लोरिकल्चर की बात करें जिसका बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है जेएनके में, या हम सब्जी की बात करें, किसी भी क्षेत्र के अंदर 1 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक का पंप लगाने के लिए गवर्नमेंट 80% सब्सिडी देती है। ये लगभग जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सबसे ज्यादा सब्सिडी अगर किसी स्कीम के अंदर है, और मेरे जो भाई सुन रहे हैं मुझे जम्मू कश्मीर से एग्रीकल्चर क्षेत्र के, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें आपका अगर पंप 5 लाख रुपए का है तो सिर्फ आपको 80% जो रकम है वो तो सीधे सरकार से आएगी, जो आपका शेयर भी है वो भी आपको किसान क्रेडिट कार्ड पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो लगभग एक समझ लीजिए मुफ्त के बराबर ये स्कीम है। और इसके 4-5 फायदे हैं। सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें बहुत लॉसेज होते हैं गवर्नमेंट के, लगभग 0.66 पैसा पे बिजली दी जाती है, तो उस कारण से इनएफिशिएंट इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक तो सोलराइजेशन होने से वो गवर्नमेंट का लॉस बचेगा, और वो जो 1000 करोड़ की लगभग की रकम हर महीने की है उसको सरकार और डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चर में लगाएगी। किसान को सबसे बड़ा फायदा है कि 25 साल तक उसको अश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में कोई ग्रिड फेलियर हो, किसी तरह की परेशानी हो। साथ में जो उसकी बिजली बन रही है, जब वो उसको एग्रीकल्चर में नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो उसको बेच सकता है। तो एक तरह से वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाएगा। तो तीनों इसमें बेनिफिट हैं। और फाइनली इसकी एक हमारी स्कीम है जिसको हम पीएम कुसुम सी कहते हैं, जहां एसी पंप लगे हुए हैं और ऑलरेडी वो ग्रिड से कनेक्टेड, उनको डीसी पंप में कन्वर्ट करने का। इसमें एक और मैं आपको खास बात बताना चाहूंगा कि जिनको सरफेस पंप भी लगाने हैं,
अगर आपको सबमर्सिबल लगाना है उसका भी प्रोविजन है, सरफेस पंप का भी प्रोविजन है, और साथ ही साथ इसमें ऑलरेडी एजेंसीज आइडेंटिफाइड है भारत सरकार की तरफ से जो आपके अमाउंट पे करने के विद इन 100 डेज अश्योर्ड पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में लगा के आपके चले जाएंगे, और उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी 5 साल का पूरा प्रोविजन सरकार ने किया हुआ है। सौरभ जी, ये बताइए कि अगर, क्योंकि आपने बात की किसानों के हवाले से, अगर कहीं पे यहाँ पे किसी इलाके में जमीन है लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली जो है, क्या ये उसके बगैर है कनेक्शन वो जरूरी होना चाहिए या उसके बगैर, ये किस तरह से थोड़ा सा इसको समझें। इसमें दोनों फायदे हैं। जो हमारा पीएम कुसुम 20 स्कीम है वो ग्रिड इंडिपेंडेंट है। मान लीजिए कि गुरेज तंगदार के बहुत रिमोट इलाके में किसी को इमीडिएटली बिजली चाहिए और वहां तक ग्रिड नहीं पहुंचा है, तो इमीडिएटली ये पंप हमारा 10 हाउस पावर तक का, और 10 हाउस पावर पंप जो है वो लगभग 5 हेक्टेयर जमीन को इरिगेट कर सकता है, तो वो पंप इमीडिएटली लगा लिया जाए। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या। हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। इसमें कोई ग्रिड से कनेक्शन का इशू नहीं है। जो हमारे ग्रिड कनेक्टेड पंप्स हैं वो पीएम कुसुम सी और पीएम कुसुम ए में लग जाएंगे, तो हम दोनों तरह के सोल्यूशन हमारे पास हैं और एक बहुत अच्छा एक पुख्ता सोल्यूशन है। और मैं तो अपने भाइयों से कहूंगा कि अभी सब्सिडी इतनी 80% सब्सिडी, लगभग मुफ्त के बराबर ये सिस्टम है। ये प्रधानमंत्री जी का तोहफा है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, और इस तोहफे का हमें फायदा उठाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में सब्सिडी सिर्फ 50% है। सिर्फ जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट ऐसे इलाके हैं जहां पे खासतौर पे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए 80% सब्सिडी दी गई, तो इस तोहफे का हमें फायदा उठाना चाहिए। जी, जैसे कि नाजरीन आपने सुना कि श्री सौरभ भगत जी ने बिल्कुल समझाया कि इस स्कीम के हवाले से जो इन्होंने, कुसुम स्कीम के हवाले से जो इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उठान महा अभियान, ये स्कीम जो है कश्मीर लफ्जन मज समझाओ कश तिम कमिल तिम मतलब इंसान यम जन किसान यम जन कमिल युंद फरमावन यमिस अकिस कमिलिस यमिस अकिस किसानस जमीन कुन तथ जाय आसि या जाय न पावर आसि तो तथ आबुच जरूरत, इरिगेशन जरूरत, तथ सिलसिलस मज हेको इहंदिस डिपार्टमेंटस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंटस रब्त करिथन। तो यह जन स्कीम आमज चूंकि यथ कन जन फरमो जनाब सौरभ भगत जी कि यह डल प्राइम मिनिस्टर साहब तरफ येन लुकन कि अत मज 60% सब्सिडी दिन, यानी अगर 10 लाख लगन या 5 लाख लगन तो 60% दी डिपार्टमेंट तो 20% यूजन सह अमिस किसानस दिन। तो तम पत क्या तम पत हेक पंप तन लगित। तो ब्याक फायदे अगर वन यह बिजली अमिस बचे, यह बिजली हे अगर या जाए पावर आसे तथ हे बिजली वापस डिपार्टमेंटस दी, तमिस हे तम किस्मुक त फायदे तुल। तो यह बिल्कुल सह वक वनकस पज अमि स्कीम हुंद फायदे तुलन तो यमन सत रब्त करन तो पन्न पन्न तिमन जायन यतन अमिच जरूरत यम पंप लगावन। चूंकि अगर तो याद आसो कि यह जन रूफ टॉप टेक्नोलॉजी, रूफ टॉप टेक्नोलॉजी के हवाले से जब इस आगाज था, आगाज में इसकी जो सब्सिडी थी वो ज्यादा थी, जितना जितना आम होता है उतनी इतनी सब्सिडी कम होती जा रही है। अगर इस वक्त 80% है तो हमें सबको चाहिए कि हम इसकी शुरुआत करें। हम डिपार्टमेंट की जो इस वक्त अनथक कोशिशें हैं उनसे हम भरपूर इस्तेफादा करें, इनके पास जाएं। और हम चूंकि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है श्री सौरभ जी जो आपने कहा, अभी आप हमें एक और चीज के हवाले से बताइए कि जो आपका महकमा है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के हवाले से भी काम करता है, एंड इसमें हमें बताइए कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है इसमें कौन कौन सी स्कीम्स आ जाती हैं आपके डिपार्टमेंट में।
जिस तरह आपको पता है कि हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन जो हिमालयस के अंदर है, तो जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकंड हाईएस्ट पोटेंशियल हिंदुस्तान में जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इसके अंदर जो 2000 मेगावाट से भी ज्यादा स्मॉल हाइड्रो पोटेंशियल है। स्मॉल मतलब कि 25 मेगावाट से कम जो प्लांट लगते हैं। और इसमें मुस्तकबिल को सुधारने के लिए बहुत सारा काम हमारी जो जकीडा है, जेके एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कर रही है। जो स्मॉल हाइड्रो है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है यूटी गवर्नमेंट ने। जो 10 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक है वो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसको बनाता है, और हम 0 से लेकर 10 मेगावाट तक के प्लांट बनाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि लगभग हम लोगों ने 100 प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, जिसपे हमारे 57 प्रोजेक्ट्स के डीपीआर बन चुके हैं। और ये जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं ये आईपीपी मोड पे बनाए जाएंगे। इसका मतलब एक प्राइवेट प्लेयर आएगा, उसको हम एक साइट प्रोवाइड करेंगे, और वहां पे वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो बिजली को गवर्नमेंट को सेल करेगा। इसमें हमारा जो सिग्निफिकेंट रोल है कि जो हमारी डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कश्मीर और जम्मू की अलग अलग कंपनीज हैं, उसका एक टैरिफ डिटरमाइन किया जाएगा जेआरसी की तरफ से, और उस सारी प्रोसेस को बड़ा सिंप्लीफाई करके एक बहुत अच्छी हाइड्रो पॉलिसी बनाई गई है। जो भी पॉलिसी जो है रिसेंटली हमने उसको काबीना में भेजा है, तो वो सैग उसको अप्रूव करेगी। तो सारे एक्सरसाइज में जो जकीडा है इसका रोल फैसिलिटेटर का रोल है। जगह आइडेंटिफाई करना, उसका पोटेंशियल दिखाना, पोटेंशियल में वर्केबल डीपीआर बनाना, और डीपीआर हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारे बना रहे हैं, जिस तरह आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की वो हमारे साथ मिलकर बना रहे हैं। मैंने आपको बताया जिस तरह 57 डीपीआर बन चुके हैं, और इसी तरीके से हम लगभग 100 डीपीआर को पब्लिक डोमेन में लाते हैं, और फिर उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उसके लिए बिड करते हैं, और उसके बाद वो हमारा पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये सारा कार्रवाई ठीक से चली तो लगभग 1000 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो हमारे हैं इनको अगले 4-5 साल में ये हमारे रियलिटी बन जाएंगे, और हमारी पावर सिचुएशन बहुत सुधर जाएगी। बहुत ही खुशाइन बात है। श्री सौरभ जी, ये बताइए कि अब चूंकि ये बहुत ही वसी महकमा है, क्योंकि अब अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हम चाहेंगे कि मुख्तसरन हमारे पास कम ही वक्त अभी बचा है, उसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन काउंसिल है उसके हवाले से बात करें। तो आगाज में ये बताइए कि जो पर्पज, मकसद क्या था जम्मू कश्मीर में इस डिपार्टमेंट को, इस शोबे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल को लाने का? कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल, आपने देखा कि इसमें एक इनोवेशन वर्ड का एडिशन जो है वो हम लोगों ने 3 साल पहले जब एलजी गवर्नमेंट आई तब उसको डाला। आपको ये पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, मगर गवर्नमेंट की मंशा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री से जोड़ा जाए, और हर एक बच्चा जो कश्मीर का है वो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ना जाए, या जम्मू का सरकारी नौकरी के पीछे ना जाए, उसको हम एक उद्योग धंधे में कन्वर्ट करें। तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली जो हमारा एफर्ट है इस डिपार्टमेंट का, उसका एक सबसे बड़ा एफर्ट है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फर्वर को प्रमोट किया जाए। इसके तहत यूनिवर्सिटीज जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उन यूनिवर्सिटीज को हम लोग ग्रांट्स देते हैं, और लगभग 113 प्रोजेक्ट्स, चाहे वो हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, या हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें, या इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा की बात करें, या बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात करें, लगभग कोई 13 से 14 इदारों को 113 प्रोजेक्ट्स हमने लगभग 15-16 करोड़ की रकम के दिए हुए हैं, जो कि ओरिजिनल कश्मीर, जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक रिसर्च पे काम कर रहे हैं। जब हम इसकी बात करें तो चाहे वो वॉलनट पीलिंग मशीन की बात करें, या एप्पल रिमूव करने की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, या वुड टेक्नोलॉजी की बात करें, या बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, जो ऐसा इनोवेशन जो जम्मू कश्मीर के एक आम इंसान की जीवन को सुधार सके, उस तरह के इनोवेशन पे हमें एलजी साहब की तरफ से डायरेक्शन है, और उसके ऊपर हम ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं। ये बताइए सौरभ जी कि जो अभी आपका मतलब महकमा है कि बायोटेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया अभी, तो बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से आपका महकमा क्या कर रहा है? आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की ऐसी लोकेशन है कि हमारे जो हर्ब्स हैं, या हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, और खासतौर पर हमारे एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है कि हमारे पास बहुत बड़ी वेल्थ है, और अगर इसको ठीक से अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करें तो आज हमारे जम्मू कश्मीर में और किसी उद्योग धंधे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लगभग 40,000 करोड़ के करीब का जो एनुअल वेल्थ हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स के फॉर्म में है, या मेडिसिनल प्लांट्स के फॉर्म में है, एरोमेटिक प्लांट्स के फॉर्म में। आपको पता है कि रिसेंटली हमारा एक इनिशिएटिव जो जिसको हम कहते हैं पर्पल रेवोल्यूशन, वो पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में वो फेमस हुआ है, जिसके तहत हम कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जिनका हम लेवेंडर का हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो 30,000 रुपए के लीटर के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में वो सेल हो रहा है। चाहे हम डमस्कस रोज की बात करें, वो भी कश्मीर में बड़ा अच्छा उगता है। अभी रिसेंटली बायोमेडिकल कैनबिस जो है, जिससे काफी सारी दवाइयां बनती हैं, उस पर भी हम लोगों ने काम शुरू किया है। तो इस सारे प्रोजेक्ट को एक शक्ल देने के लिए 2 बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, एक हमने हंदवाड़ा में बनाया है लगभग 46 करोड़ की रकम से, और एक हमने कठुआ में बनाया है, ताकि जम्मू और कश्मीर की डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े साइंसदान हिंदुस्तान से आए, वहां पर रिसर्च करें,
वो प्लांट मटेरियल बनाएं और किसानों तक डालें, और उससे जो आउटपुट निकले उसको पूरा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज सरकार दे। तो ये बायोमेडिकल, ये जो दो बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, और मुझे ये भी थोड़ी खुशी होती है बताते हुए कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही ऐसा इदारा है, एक ही ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जहां 2 बायोटेक्नोलॉजी पार्क दिए गए। ये तो बाकी हर जगह एक ही बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, चाहे बड़ी बड़ी स्टेट्स भी हैं, यूपी या आंध्र प्रदेश जैसे। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये जो आपने 2 जगहों की बात की, जम्मू की बात की, यहाँ पे आपने कश्मीर की बात की, ये जो पार्क्स 2 है, किस तरह की सुविधा वहां पे होगी, क्या कुछ होगा वहां पे, थोड़ा सा आप इस हवाले से बता दीजिए। जिस तरह आपने देखा कि हमारे यहाँ ऑलरेडी हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कर चुके हैं, हॉर्टिकल्चर रेवोल्यूशन भी कर चुके हैं, मगर जो हमारे पसमंदा इलाके हैं जहां पे सॉइल की कैपेसिटी कम है, जहां इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो ये देखा गया कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे लेवेंडर है या डमास्कस रोज है या लेमन ग्रास है या काली मूसली है, सफेद मूसली है या बच है, इस तरह के प्लांट्स वहां उग सकते हैं जहां पर बहुत कम इरिगेशन की अवेलेबिलिटी है, मगर इनका वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है। तो अभी तक ये हो रहा है कि ये सारे जो प्लांट्स हैं ये अनसाइंटिफिकली एक्सट्रैक्ट होके ये कहीं बड़ी बड़ी जो कंपनीज है हिंदुस्तान की, चाहे डाबर है, बैद्यनाथ है, वहां तक पहुंच जाते हैं, और जो लोकल किसान है, लोकल जो हमारी पंचायत है, उसको उसकी रकम नहीं मिलती है। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं एलजी साहब का कि एक बायोडायवर्सिटी एक्ट लाया गया जेएनके में, जिसमें ये रूल बना दिया गया है कि अगर मान लीजिए हम पहलगाम से कोई बायोडायवर्सिटी निकालते हैं तो 30% उसकी रकम पंचायत को दी जाएगी, मतलब उस पंचायत में वापस उस रकम को डाला जाएगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर हम किसी इलाके से लैवेंडर प्रोड्यूस करते हैं, किसी इलाके से हम कोई और मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो उस पंचायत को भी इसका फायदा होगा। और सबसे बड़ी इसकी बात है कि इसका इतना वैल्यू एडिशन है, अभी भी ऑलरेडी इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट लीडर है फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन में, और अगर ये बायोटेक्नोलॉजी कंपोनेंट उसमें ऐड हो गया तो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जम्मू कश्मीर में हमारी इकोनॉमी को हम लिफ्ट कर पाएंगे और बहुत सारे बच्चों को हम रोजगार दे पाएंगे। हमारे बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स की हम पोस्टें निकाल रहे हैं, उसमें भी बहुत बच्चे एडजस्ट होंगे। इसके अलावा जो बच्चे हमारे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस के अंदर, उनके लिए एक आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागने की बजाय अपना वो छोटा छोटा उद्योग धंधा लगा सकते हैं, इसमें 2000% से भी ज्यादा का वैल्यू एडिशन इस इंडस्ट्री में है। बहुत ही खुशाइंद बात आपने सौरभ जी बताई। ये बताइए आपकी अब जो अवेयरनेस की अगर हम बात करेंगे, जो साइंस अवेयरनेस है, तो इसमें काउंसिल क्या कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है? देखिए, अवेयरनेस में 3-4 तरह की हमारी एक्टिविटीज हैं। एक तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो बच्चे हैं कॉलेज और स्कूलों में, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, वजीफे देते हैं, जिसके तहत जो सबसे ब्राइट बच्चे हैं, लगभग साल में हम लोग कोई 2000 के करीब बच्चों को ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम एक और स्कीम है हमारी जिसको हम कहते हैं सीड कैपिटल स्कीम। अगर मान लीजिए कोई गांव का कोई किसान है जो एक अच्छा इन्वेंशन करता है, उसके पास रकम नहीं है, टूल किट नहीं है उसको सुधारने के लिए, तो हम उसको एक सीड कैपिटल लेते हैं ताकि वो उसको इंप्रूव कर पाए। थर्ड हमारी स्कीम है कि अगर वो कोई अच्छा आविष्कार करता है तो हम उसका पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं, क्योंकि पेटेंट रजिस्टर करने के बाद वो उसका मालिक बन जाता है और जब भी उसको कोई उद्योग धंधा बनाएगा उसको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। अभी रिसेंटली बहुत सारे पेटेंट्स हमने सुकास्ट को हेल्प करके, और कश्मीर यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, सुकास्ट जम्मू और वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में काफी सारे हमने अपने ये रजिस्टर कराए। इसके अलावा जो थर्ड हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, किसी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से एक ऐसा ड्रोन बनाया जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल प्ले कर सकता है, कोई मेडिसिन लेके जा सकता है कहीं पे, उन बच्चों को हम लोग यहां से प्रमोट करते हैं और उनको हम भेजते हैं बड़े बड़े इदारों में। जैसे कि अभी हम रिसेंटली 20 बच्चों को अहमदाबाद लेके गए थे और वहां पे हिंदुस्तान के सबसे जो लीडिंग एज जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ उनको हमने मिलाया। उसमें से मुझे बड़ी खुशी है कि 3 बच्चों को वहां पे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने सपोर्ट भी किया। तो आप जानते हैं कि यूनिकॉर्न जो है, मोदी जी चाहते हैं कि यूनिकॉर्न जो हमारे बड़े स्टार्टअप्स हैं उसमें हिंदुस्तान आज 3रे नंबर पे है पूरे दुनिया में। हम चाहते हैं कि इसको पहले नंबर पे लाया जाए और जम्मू कश्मीर से यूनिकॉर्न्स आगे बढ़े। तो इन बच्चों को हम इस तरह से प्रमोट करना चाहते हैं कि इनको अगर माली सपोर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, अगर ये अपना जो कंसर्न मॉडल को एक एडवांस मॉडल बनाना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की स्कीमों से हम इनका हैंड होल्ड करते हैं ताकि ये एक स्टूडेंट से एक रिसर्चर होते हुए एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाए। श्री सौरभ जी, आखिर पे आप मैसेज दे दीजिए, ये बताइए कि जो आपका पूरा महकमा है उसके हवाले से, या इनोवेशन, या अगर हम स्टार्टअप्स की बात करेंगे, मुख्तसरन आपका आखिरी मैसेज किस तरह का रहेगा? मेरा ये मैसेज है कि हिंदुस्तान जो है ऑलरेडी दुनिया में 3रे नंबर पे परचेजिंग पावर पैरिटी में है, क्योंकि हमने साइंस को अडॉप्ट किया। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसके थ्रू हम अपने स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को ग्रो कर सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से जितने भी, कि बहुत सारी मुख्तलिफ स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री जी की स्कीमें हैं जिसके तहत किसी बच्चे के पास अगर अच्छा आइडिया भी है
उसको भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से 20,000 की रकम दी जाएगी। उन आइडिया में से कोई अच्छे आइडियाज को मॉडल बनाने के लिए रकम दी जाएगी, और कुछ को उन बच्चों को 100 बच्चों को जापान भेजा जाएगा जो कि पूरे हिंदुस्तान से चुने जाएंगे। तो हमारे बच्चों को इन स्कीमों के अवेयरनेस के लिए हमारी जो काउंसिल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, एक राजबाग में एक साइंस सिटी बना रहा है। उस साइंस सिटी में सिंगल पॉइंट शॉप पे जितने भी बच्चे इनोवेटर्स होंगे उनको वहां पे मौका दिया जाएगा अपने प्रोडक्ट को ना सिर्फ डिस्प्ले करने का बल्कि सेल करने का भी। इसी तरह से एक साइंस सिटी हम जम्मू में भी बना रहे हैं। तो ये इस तरह से शोबे बन जाएंगे जहां पर लगातार साइंस को प्रमोट करने के लिए कोई भी बच्चा जाके यूज कर सकता है। दूसरा जो हमारा सेकंड वाला क्षेत्र है, हमने बैक टू द विलेज 4 के दौरान इसकी बहुत बड़ी पब्लिसिटी की है, पीएम कुसुम की। हमारे पास 20,000 पंप्स का टारगेट है। मैं सारे अपने किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। हमारे पास लगभग 11-12 एजेंसीज हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमने कैंप किया है। मैं अभी रिसेंटली बडगाम और गांधरबल गया था, परसों में बांडीपुरा जा रहा हूं और बारामूला। तो हमारे पूरे शोबे को कहा गया है कि किसान के पास जाया जाए। अगर किसान हमारे पास नहीं आ सकता, हम उसके गांव तक जाके उसको ये पंप प्रोवाइड करें। तो ये अगर आप अश्योर्ड इरिगेशन लेंगे तो हो सकता है कुछ फार्मर जो कि अभी उनकी प्रोडक्टिविटी कम है वो भी सुधर सकती है, उनके जो डिपेंडेंस है ग्रिड के ऊपर वो भी खत्म हो सकता है, और साथ में वो पावर प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। तो पावर प्रोड्यूसर बनके वो बिजली सरकार को भी बेच सकते हैं। श्री सौरभ भगत जी, आपने बहुत ही खूब अंदाज में हमें अपने डिपार्टमेंट के हवाले से आपने समझाया कि कौन सी स्कीम्स है, किस तरह से उनका फायदा उठा सकते हैं। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो आइंदा हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर से दावत देने की, और फिर से हम बहुत जो बाकी स्कीम्स रह गई उन पे बात करने के हवाले से। तो नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना, लेकिन जो स्कीम्स के हवाले से आज के प्रोग्राम में कहा गया उन स्कीम्स से मुस्तफीद हो जाइए। अगले प्रोग्राम में एक और महकमे के हवाले से आपसे फिर बात करेंगे। आज आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।